पुनः सभी को जोहार, सेवा जोहार, जय जोहार। हमारे टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचायत के विषय में चर्चा करेंगे। माझी बा, आजकल जो है झारखंड में पंचायत को लेकर बहुत हो हल्ला है, सुगबुगाहट है। आखिर ये पंचायत है क्या और ये जो है कैसे प्रभावित कर रही है, तो थोड़ा सा उनके इतिहास के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आखिर पंचायत है क्या और इतना हल्ला क्यों हो रहा है? क्या हमारे के लिए हित के लिए बना है, ग्राम सभा के हित में बना है, या ये ग्राम सभा के हित में नहीं है? तो ये इनके बारे में आप थोड़ा हमें विस्तृत से बताएंगे। चलिए मनोज बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहला सवाल तो यह है कि पंचायत क्या है जी। दूसरा सवाल यह है कि पंचायत बनने से हमारे ग्राम सभा को ये पंचायत कितना प्रभावित कर रहा है। ऐसा ना हो कि पंचायत हो के हमारे ग्राम सभा के अधिकार को सीमित कर रहा हो, या इन द लॉन्ग रन हमारे सामाजिक व्यवस्था पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये जानना हो कि पंचायत क्या है, पंचायत का इतिहास क्या है। बहुत विस्तृत से चर्चा करना तो संभव नहीं है, संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। पंचायत शब्द संस्कृत वर्ड पंचायतन से आया है। पंचायतन का मतलब होता है कि 5 लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ 5 पीपल। इस तरह हम देखेंगे कि भारत में पुराने जमाने से ही पंचायत अस्तित्व में है। पंचायत भारत के लिए नया नहीं है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है ये वैशाली, जहाँ डेमोक्रेटिक स्टेट था, प्रजातांत्रिक राज्य था। अंग्रेजों ने भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ओर बहुत कुछ कोशिश किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गठन किया था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गठन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। इसके लिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम आया उन समय से ही चलता आ रहा है। हाँ, मतलब मान्यता दी गई है। शुरू उस समय से ही मान्यता दी गई। अगर हम ये कहें उस समय से चलते आ रहा है तो गलत नहीं है। एक्चुअली जिस उद्देश्य से ये लॉर्ड रिपन ने ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गठन किया था, उद्देश्य वही था कि पार्टिसिपेशन ऑफ पावर ग्रास रूट लेवल के लोगों तक पहुँचे, या ग्रास रूट लेवल के लोगों को भी भागीदारी हो शासन में। ये उद्देश्य उनका था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी इस दिशा में कुछ पहल हुआ है। स्टेट लिस्ट में पंचायत को रखा गया और 1925 आते आते बहुत सारे प्रदेश में पंचायत अधिनियम बना, जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, पंजाब, असम, इतने सारे स्टेट में पंचायत अधिनियम बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिस्ट बना। उस लिस्ट में पंचायत को स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब उस समय से भी, यानी कि ब्रिटिश काल से ही पंचायत का गठन की ओर कदम रखा गया था। लेकिन चूंकि अंग्रेज लोगों के प्रति यहाँ के लोगों को
शासन में भागीदारी हो जी उतना इच्छा शक्ति नहीं था, जिस कारण जितने भी एक्ट बने या जितना भी कोशिश किया गया वो सरजमीन पर नहीं दिखा। भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद महात्मा गांधी का ये सपना था कि ग्रास रूट लेवल तक शासन का जो प्रारूप है या शासन में भागीदारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, या समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वो भी शासन व्यवस्था में अपना भागीदारी निभाए। महात्मा गांधी का इस सोच को साकार करने के लिए 1947 में पंचायत का गठन किया गया। अच्छा। भारत आजाद होने के बाद भी पंचायत ठीक से काम नहीं कर रहा था। पंचायत कैसे ठीक से काम करेगा, इसको अध्ययन करने के लिए 1956 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के मुताबिक उसका ये रिकमेंडेशन था कि त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर पंचायत सिस्टम का गठन हो। ग्राउंड लेवल में या विलेज लेवल में, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, मिडिल स्तर यानी मध्य स्तर में पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में होगा, और सबसे ऊपर जिला परिषद। इस तरह करके बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर पंचायत यदि राज सिस्टम का अनुशंसा किया। उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का उद्घाटन किया। साथ में उसी दिन आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। चूंकि बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था भारत में लागू किया गया, इसीलिए बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जनक माना जाता है, फादर ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। मैंने पितामह कह सकते हैं। है? पितामह कह सकते हैं। हाँ, पितामह कह सकते हैं। 3 टायर पंचायत राज लागू होने के बाद भी पंचायत ठीक से काम नहीं कर रहा था। जिस उद्देश्य से पंचायत का गठन हुआ वो सरजमीन पर नहीं दिख रहा था। पंचायत को और कैसे सुधारा जाए, इस दिशा में 1977 को अशोक मेहता के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अशोक मेहता कमेटी ने अनुशंसा किया डेवलपमेंट का काम ग्राउंड लेवल से होना चाहिए, और उसने 2 टायर पंचायत राज सिस्टम का अनुमोदन किया। एक ब्लॉक लेवल में बहुत सारे गांवों को मिला के एक पंचायत ब्लॉक लेवल में होना चाहिए, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में। अशोक मेहता का यह भी रिकमेंडेशन था कि जिला स्तर के पंचायत को कुछ फाइनेंशियल पावर मिलना चाहिए, मैंने कुछ
टैक्स या कर लगाने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि पंचायत को कुछ फंड मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा जो अनुशंसा था अशोक मेहता का, वो था कि पंचायत का इलेक्शन या पंचायत का चुनाव पार्टी बेसिस पर होना चाहिए। जिस तरह से एमएलए एमपी का चुनाव पार्टी लेवल पर होता है, उसी तरह पंचायत का चुनाव भी पार्टी लेवल पर होना चाहिए। इस सब को देखते हुए भी या इतने सारे रिकमेंडेशन के बावजूद पंचायत ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था। इसका मद्देनजर देखते हुए 1985 में डॉक्टर जेबी के राव के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उसका ये रिकमेंडेशन था कि जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, सब एक हेड के अंडर में रखा जाए ताकि सभी डिपार्टमेंट के बीच एक कोऑर्डिनेशन रहे। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का, जो आईएएस लेवल या सीनियर ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इस तरह करके इसका रिकमेंडेशन के बावजूद पंचायत बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। चूंकि सरकार कृत संकल्प था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, महात्मा गांधी के सपना को हम लोग कैसे पूरा करेंगे, ये सरकार का सोच था। इसी को देखते हुए 1992 में चिमन भाई पटेल के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। चिमन भाई पटेल का ये कहना था, सही में अगर पंचायत को काम करने दिया जाए या शासन का भागीदारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, तो इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए। चिमन भाई पटेल के रिकमेंडेशन के मुताबिक सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाया और पंचायत को ज़्यादा पावर या संवैधानिक इकाई बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 लाया। ये 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का सहमति मिला। अच्छा, ये एक बात बताइए माझी बाबा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये जो आपने कहा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जो है पंचायत को एक मान्यता, विशेष मान्यता दी गई, तो क्या इससे पहले जो है क्या संविधान में कहीं उल्लेखित था इस संबंध में, ये पंचायत के संबंध में, या नहीं था? इस बारे में भी थोड़ा सा रूबरू कराएं हमारे बंधुओं को। पुरान बाबू या गोपी बाबू, बहुत अच्छा सवाल है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, क्या उसके पहले संविधान में पंचायत का उल्लेख कहीं था? अच्छा। भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायत का उल्लेख है कि पंचायत होगा। लेकिन दिक्कत ये था,
आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है। अच्छा जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कोई भी पार्ट को अच्छा या इस पार्ट के कोई भी प्रावधान को हम जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य पंचायत चुनाव नहीं कराता है तो उसके एवज में हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अच्छा अच्छा या जबरदस्ती पालन नहीं करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ या नहीं हो रहा था, इसलिए कि बाध्यता तो नहीं था ना अच्छा कि हम चुनाव कराएंगे ही, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचायत था, तो पंचायत एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका कोई दांत नहीं था, अच्छा अच्छा विदाउट टीथ। इसीलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। अच्छा 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 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने से भारत के संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, अच्छा अच्छा पार्ट 9, और आर्टिकल 243 से लेके 243O तक भारत के संविधान में समाहित किया गया। अच्छा अच्छा और 73वां संविधान के तहत शेड्यूल 11 को भी जोड़ा गया। को भी जोड़ा गया। शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स हैं। शेड्यूल 11 में ये बताया गया है कि पंचायत किस किस क्षेत्र में काम करेगा। अच्छा क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये विषय या पंचायत का है, ताकि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किसी चीज को लेके झगड़ा ना हो। अच्छा अच्छा इसलिए सुनिश्चित कर दिया गया कि भाई पंचायत को 11 शेड्यूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी विषय हैं उसी पर ये काम करेंगे। अच्छा अच्छा इस तरह करके 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को संवैधानिक इकाई के रूप में मान्यता मिला। अच्छा अच्छा संविधान के तहत इसको लेजिटिमेसी मिला और साथ में इसको एक लीगल एंटिटी के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुआ। तो अब भारत के संविधान में एक नया पार्ट जोड़ने से पंचायत के लिए अब हर स्टेट को बाध्य कर दिया गया कि पंचायत का इलेक्शन कराना ही है। कराना तो मांझी भाई यहाँ पर पूछना चाहेंगे, यहाँ पर जो है भारत में के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष तरह का क्षेत्र भी आता है जिससे हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और जो है जनजाति क्षेत्र, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। क्या उसमें भी ये बाध्यता थी कि इनको जो है चुनाव कराया जा सके? चलिए, बहुत बड़ो मनोज बाबू, बहुत अच्छा सवाल है, सही बात है। ये भी हम लोग को जानने की जरूरत है कि 73वां संविधान संशोधन जो भारत के संविधान में पार्ट 9 को जोड़ा गया है, क्या वो सभी जगह लागू होगा? भारत में बहुत तरह के शासन प्रणाली है। एक जनरल एरिया, दूसरा होगा शेड्यूल एरिया जो 5th शेड्यूल के नाम से जाने जाते के नाम से जाना जाता है, फिर ट्राइबल एरिया जिसे हम 6th शेड्यूल के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे प्रावधान 5th शेड्यूल एरिया में या 6th शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होता है। अच्छा उसी तरह करके जब ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया, भारत के संविधान का आर्टिकल 243M जो कि पार्ट 9 में है, अच्छा इसमें यह कहा गया है कि ट्राइबल एरियाज, अच्छा शेड्यूल एरियाज, दार्जिलिंग हिल काउंसिल एरिया, इसमें यह पंचायत लागू नहीं होगा। अच्छा
तो उसको कैसे लागू कराया गया? अब जो है शेड्यूल एरिया में भी अभी तो पंचायत चुनाव हो रही है, तो कैसे इनको जो है लाया गया पंचायत? सही बात है। जब संविधान में 243M में मना ही है कि भाई पंचायत यानी कि पार्ट 9 शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होंगे, तो फिर ये शेड्यूल एरिया में पंचायत कैसे इलेक्शन हो रहे हैं? सरकार ने देखा पंचायत इलेक्शन नहीं होने से जो भी इलाका में हो, फाइनेंस कमीशन का पैसा उस इलाका में नहीं मिलता है, तो इसमें जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं हो रहा था। तो मैं तो ये कहूँगा कि फाइनेंस कमीशन तो एक बहाना था, शेड्यूल एरिया में पंचायत को लाना एक उद्देश्य था। जी बिल्कुल। पंचायत को कैसे लाया जाए शेड्यूल एरिया में, इसको अध्ययन करने के लिए 12 सदस्य या 12 मेंबर्स एक कमेटी का गठन किया गया, अच्छा। जिसको भुरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। भुरिया कमेटी के अनुशंसा के आधार पर पी पेशा एक्ट बना, अच्छा। प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन सूडा शेड्यूल एरियाज। और यह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को अच्छा, पी पेशा एक्ट बना। मतलब इसको जो है अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार किया गया। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, पी इसका फुल फॉर्म क्या है पैसा का? पी पेशा का फुल फॉर्म है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, यानी कि पंचायत का प्रावधान शेड्यूल एरिया में विस्तार। अच्छा माझी बा, एक तरह ऐसे भी अफवाह आया था कि पैसा जो है वो पहले वही जो है एक आधार है और पंचायत जो है पैसा के तहत लाया गया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि पंचायत से पैसा बना कि पैसा से पंचायत बना है, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। राइट, बहुत अच्छा सवाल है। पैसा को अगर हम ठीक से देखेंगे, उसका होर्डिंग को अगर ठीक से हम स्टडी करेंगे, ये मेरे पास ये कागज है, कागज नहीं जो एक्ट है, क्या आगे दी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 नंबर 40 ऑफ 1996। इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रोविजन ऑफ पंचायत, तो कौन सा प्रोविजंस पंचायत का पार्ट भारत के संविधान में जो पार्ट 9 में है, जी जी उसका प्रोविजन को शेड्यूल एरिया में विस्तार किया गया। किया गया। इसका मतलब पैसा एक्ट के पहले पंचायत का प्रोविजन था, पार्ट 9 था, तब तो ये पैसा एक्ट बना। जी जी जी। प्रोविजन ऑफ पंचायत माने ये पैसा एक्ट में ये है कि पार्ट सारा भारत के संविधान के जो पार्ट 9 में जो प्रोविजंस है किससे रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड, उसको शेड्यूल एरिया विस्तार किया गया। उसका मतलब ये पैसा एक्ट बना, उसके पहले से पार्ट 9 था, जी जी। तब तो पार्ट 9 के प्रोविजन को शेड्यूल एरिया में लागू किया गया। किया गया। जी 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 जी। माझी भाई ये तो रहे पंचायत का इतिहास के बारे में। अब इनके बारे में बताएं कि पंचायत का चुनाव किस प्रक्रिया से किया जाता है और जो है पंचायत का जो ग्राम सभा होता है उसका स्वरूप कैसे है, उनके कौन जो है सदस्य कौन कौन होंगे, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हमें जानकारी दे हमारे व्यूअर्स को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें जानना भी होगा कि पंचायत का इलेक्शन कैसा होता है। पैसा एक्ट बनने से शेड्यूल एरिया में पंचायत इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी कि शेड्यूल एरिया में भी अब पंचायत लागू होगा और पंचायत इलेक्शन होंगे। जहाँ जहाँ शेड्यूल एरिया है
जैसे कि हम जानते हैं भारत में 10 स्टेट में शेड्यूल एरिया है। अच्छा। शेड्यूल एरिया में चूंकि 243M में था कि पंचायत नहीं होगा, पैसा एक्ट आने से पंचायत बनेगा जी। और पंचायत इलेक्शन होगा। पैसा एक्ट बनने से 10 स्टेट में या जहां शेड्यूल एरिया है उनके लिए यह बाध्यकारी हो गया अच्छा। कि पैसा एक्ट के आधार पर वहां पंचायत अधिनियम बने और उसी के आधार पर वहां इलेक्शन कराया जाएगा। जी जी। पंचायत अधिनियम में शेड्यूल एरिया के लिए पैसा में जो भी प्रावधान है वो समाहित होगा अच्छा। पंचायत अधिनियम में। अच्छा, तो इलेक्शन की बात है, पंचायत अधिनियम बना क्योंकि अधिनियम बनने के बाद ही इलेक्शन होगा। जी। हर स्टेट में अपना अपना अधिनियम बना। अधिनियम बनने के बाद अब इलेक्शन का बारी आया। तो भारत में अगर हम देखेंगे तो 2 तरह का इलेक्शन होता है। अच्छा। अच्छा। एक लोकसभा, राज्यसभा या असेंबली, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इसका इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में है वो इलेक्शन कराता है। वो पंचायत का इलेक्शन नहीं कराता है। तो फिर पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा? कौन कराएगा जी, जानने वाली बात है। ये भी जानना है। जी। पंचायत का इलेक्शन 73वां संविधान संशोधन में जो पार्ट 9 में जोड़ा गया है उसमें 243K में अच्छा। प्रावधान है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, अच्छा। राज्य निर्वाचन आयोग। अब 243K के तहत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका काम है पंचायत के लिए वोटर लिस्ट बनाना। निर्वाचक नामावली जिसे कहते हैं हम। हाँ, निर्वाचक सूची में जी। नाम दर्ज करना और वार्ड जो गठन हुआ है या पंचायत जो गठन हुआ है या जिला परिषद के लिए जो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया अच्छा। या जो भी क्षेत्र बनाया गया उसके मुताबिक वो मतदाता सूची बनाएगा अच्छा। और उस मतदाता सूची के तहत वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है कि पंचायत में वो इलेक्शन कराएगा। तो इस तरह का हम देखते हैं कि पंचायत का इलेक्शन आर्टिकल 243K के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन फॉर स्टेट वो कराएगा। 243K के तहत जो इलेक्शन कमीशन स्टेट के लिए बनता है उसका 2 काम होता है। एक काम पंचायत का इलेक्शन कराना, उससे रिलेटेड सब चीज़ कम करना, साथ में जो टाउन में जो लोकल बॉडीज हैं यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, इसका भी वोटर लिस्ट बनाना अच्छा। या इलेक्शन कराना, वही 243K के तहत जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया वो दोनों काम देखेगा। पंचायत का इलेक्शन भी कराएगा और म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन के लिए भी वो इलेक्शन कराएगा। तो माझी बा, अब हम ग्राम सभा के बारे में चर्चा करेंगे। जो पंचायत का ग्राम सभा, कौन उनके सदस्य होंगे? ग्राम सभा की बात हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग के दिमाग में क्या आता है, वो ग्राम सभा जो पारंपरिक पद्धति से या परंपरा से चली आ रही है। विशेष करके ये आदिवासी समाज में, चाहे कोई भी आदिवासी हो, संथाल हो, मुंडा, उरांव,
या कोई भी गुण जो भी हो, ग्राम सभा परंपरा से चलते आ रहा है। लेकिन पैसा एक्ट आने से या पंचायत अधिनियम पैसा एक्ट के आधार पर बनने से हम देखते हैं कि ग्राम सभा का स्वरूप जो है वो बदल जाता है, या पारंपरिक ग्राम सभा हम कह सकते हैं कि नहीं रह गया। पारंपरिक ग्राम सभा में कोई लिस्ट की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा के लोग जो तय करेंगे कि भाई कौन है मेंबर, वो मेंबर होगा, वो उसका ग्राम सभा का सदस्य होगा। अच्छा। लेकिन पंचायत के तहत या पंचायत अधिनियम के तहत या 243A के तहत जो भी ग्राम सभा है वो पंचायत का ग्राम सभा है। यानी कि मतदाता सूची में जिसका नाम है वही पंचायत या ग्राम सभा का सदस्य है। लेकिन ये एक पारंपरिक सिस्टम के साथ मेल नहीं खाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पारंपरिक तौर पर जो हमारा ग्राम सभा है और ये पंचायत का जो ग्राम सभा है वो उसका एंटागोनिज्म है। यानी कि पारंपरिक ग्राम सभा और पंचायत का ग्राम सभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और हम देखेंगे कि पंचायत का ग्राम सभा होने से बहुत सारे गांवों में इलेक्शन करवा रहे हैं ग्राम सभा में, ग्राम सभा का या उनके जो अध्यक्ष होंगे उसका। ये पारंपरिक ग्राम सभा में नहीं है। हमारे पारंपरिक ग्राम सभा में ग्राम सभा का चुनाव या ग्राम सभा का अध्यक्ष चाहे माझी, मुंडा, मानकी, पाहन जो भी हो, वो परंपरा से चले आ रहा या प्रचलित जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ये लोग होंगे। लेकिन पंचायत आने से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं, जो संविधान के विरुद्ध भी है और हमारे जो परंपरा है उसके भी विरुद्ध है। ये आपने जैसे बताया, बहुत अच्छी बातें बताया कि वाकई में जो है आज हमें जानना होगा कि जैसे कि ये जो पंचायत के विषय में आपने जैसे जानकारी दी है कि ये जो ग्राम सभा का जो परिभाषित किया गया है कि ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे ये ग्राम सभा तय नहीं करेगी, बल्कि राज्य की जो सरकारें हैं वो तय करेगी आपके कहे अनुसार। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माझी बाबा और साथ में हमारे मनोज भाई को भी। तो आज के इस भाग के लिए यहीं तक। तो अगले भाग में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आप सब हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें। तो आज के लिए सभी को पुनः जोहार। सभी को जोहार, जय जोहार। जय जोहार।